हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल कहानियाँ अजब कसब। तो फिर से ले आया हूँ फ्रेंड्स आप सब लोगों के लिए एक नई और यूनिक स्टोरी। और स्टोरी का नाम है द लेम फैंटम ऑफ द अबैंडन विलेज। सो फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट विद द लेम फैंटम ऑफ द अबैंडन विलेज। पहाड़ों में बसंत के शुरुआती दिन थे। तेज़ धूप, नीला आसमान और पकी हुई सरसों से सुनहरे सीढ़ी नुमा खेत चमक रहे थे। हल्की हवा गेहूं की फसल को हिला रही थी और भारतीय सेना से लौटे नरेश रावत को अब ये पता लग चुका था कि अब वो घर पहुंच गया है, यानी अपने गांव उत्तराखंड में। वह दूसरे विश्व युद्ध की वजह से हिंदुस्तान से बाहर था और अब काफ़ी वक्त बाद वह अपने गांव लौटा था। उसे दूसरे विश्व युद्ध के सारे भयानक मंजर अभी भी याद थे, पर अब उसको सुकून था क्योंकि वह अपने गांव में आ चुका था, यानी अपने उत्तराखंड के गांव में। अब मध्य हिमालय में स्थित यह उत्तराखंड का गांव उस जगह से हज़ारों मील दूर था जहां पर नरेश रावत लड़ाई के लिए गया हुआ था। लेकिन नरेश रावत को ऐसा लग रहा था जैसे उसने घर से कुछ ही दिन पहले बिता ली हो। उसे गए 3 साल से ज़्यादा हो गए थे और उन दिनों घर से कोई खबर आना बहुत कम था। अब जब वह अपने गांव जाने वाले घुमावदार सकरे रास्ते पर चल रहा था तो उसे बस घर के खाने का ही ख्याल आ रहा था। अपनी माँ के हाथों से बनी सरसों के पत्तों वाली भूरी बाजरे की रोटियां, घर के बने मक्खन में पकाई हुई और मक्खन में तला हुआ एक गुड़ से मीठा किया हुआ मैदे का हलवा, और यही ख्याल उसके मुंह में पानी लेकर आ रहा था। और फिर इन सब के साथ एक ताज़ा लस्सी। बेचारे नरेश रावत को रेलवे स्टेशन से भी लंबी यात्रा करनी पड़ी थी। यह उसका दूसरा दिन था। उसे उम्मीद थी कि वह सूर्यास्त तक अपने गांव पहुंच जाएगा, लेकिन अब उसे एक विशाल ओक के पेड़ के नीचे शरण लेनी पड़ी क्योंकि अचानक आए तूफान ने आसमान को काला कर दिया था और ओले उसके चारों ओर बेतहाशा बरस रहे थे। उसके थैले में कुछ डिब्बाबंद खाना था जो उसने कंधे पर टांगा हुआ था, मगर रास्ते में चलते चलते उसने काफ़ी खाना खा लिया था। इसलिए जब वह तूफान के ख़त्म होने का इंतज़ार कर रहा था तो वह अपनी माँ के खाना पकाने के बारे में सोच रहा था। नरेश रावत ने भी युद्ध के बारे में सोचा। ये सब कितना महत्वपूर्ण था। वह सेना में भर्ती हुआ था क्योंकि यह उसका कर्तव्य और परिवार की इज्जत का मामला था। उसके पिता भी सेना में सेवा कर चुके थे। उनका नाम NS रावत था। उन्होंने बताया जब युद्ध छिड़ा तो एक ऐसी जगह जहाँ उन्होंने पहले उसका नाम कभी नहीं सुना था, उनकी पोस्टिंग कर दी गई थी और उन्हें अपने अंग्रेज़ कर्नल और जनरल की मदद के लिए जाना होता था एक सुदूर पहाड़ी गांव में। नरेश रावत ने पहले कभी कोई गोरा आदमी नहीं देखा था, लेकिन पहाड़ के उबड़ खाबड़ रास्तों को वह जान गया था कि अंग्रेज़ किस तरह से वहाँ पे आते जाते हैं और कैसे काम करते हैं। कुछ देर बाद तूफान जैसे अचानक शुरू हुआ था वैसे ही थम गया। उसने अपना बैग पीठ पर उठाया और चल पड़ा। जल्द ही चिड़ियों की आवाज़ सुनाई देने लगी और भी जानवरों की आवाज़ आने लगी। अब उसके होठों पर एक गीत आ गया जैसे ही उसने चिड़ियों की आवाज़ सुनी। वो पुराना गांव का गीत। बहुत समय हो गया था जब उसने गाना गाया था और शुरुआती सुर भी सही से नहीं लग रहे थे, पर फिर भी वो गा रहा था। और फिर रास्ते में कहीं उसे एहसास हुआ कि कुछ न कुछ गड़बड़ है, कुछ कमी है। वह अचानक रुका, इधर उधर देखा। वह अपने चाचा के गांव से कुछ ही मिनटों की दूरी पर था, लेकिन रात के लिए गाय और बकरियों को घर लाने वाला कोई नहीं था। चूल्हों से कोई धुआं नहीं निकल रहा था। ये कैसा गांव लग रहा था जो दूसरे विश्व युद्ध में तबाह हो गया हो। लेकिन उसे हैरानी इस बात की थी कि गांव के कुत्ते तक नहीं भौंक रहे थे। वह खामोश खाली गांव में चलता गया। उसने जूते अपने चाचा के घर तक घसीट लिए। जहाँ दरवाज़ा थोड़ा खुला हुआ था वह अंदर गया और सब कुछ वैसे ही लग रहा था जैसे हमेशा था। बस इतना था कि वहाँ कोई नहीं था। उसने अपने मन में सोचा क्या पूरा परिवार खेतों में काम करने गया है, लेकिन उसने खुद को याद दिलाया कि ऐसा संभव नहीं हो सकता क्योंकि उसके दादाजी कभी घर से बाहर ही नहीं निकलते थे। वह खेतों में काम करने के लिए बहुत बूढ़े हो चुके थे और बस बच्चों की देखभाल ही कर सकते थे। हालांकि वहाँ ना तो बच्चे थे और ना ही दादाजी। उसे अंदाज़ा नहीं था कि उस साल इस हिमालय के गांव में युद्ध से भी बड़ी विपत्ति आई थी और वह थी प्लेग। गांव पूरी तरह से नष्ट हो चुके थे और उसके आसपास जो हरे पीले सरसों के खेत दिखाई दे रहे थे
वो इसलिए अब तक बच गए थे क्योंकि उन्हें प्लेग से पहले बोया गया था। वे अब कटाई के लिए तैयार थे, लेकिन काम करने वाला तो कोई था ही नहीं। जो बच गए थे वे अपने पहाड़ी घर छोड़कर मैदानों की ओर भाग गए थे। रात होते होते वे आंगन में खड़ा सोच रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। बेचारा थका हारा इसी उधेड़बुन में लगा रहा कि वो कहाँ जाए। उसका अपना गांव पहाड़ी के उस पार था और वह वहाँ के लिए निकल पड़ा। क्या करता, इस उम्मीद में कि वह वहाँ तक पहुँच जाएगा और वहाँ सब ठीक ही होगा। अब पहाड़ी पर बने रास्ते को पार करते हुए उसने नीचे अपने गांव की ओर देखा और वह भी उसके चाचा के गांव की तरह ही खाली और वीरान लग रहा था। वह ना तो कोई रोशनी थी और ना ही कोई गतिविधि। उसे याद था कि वहाँ बच्चों के हंसने और रोने की आवाज़ें आ रही होंगी। लोग अपनी गायों और अपने मवेशियों को रात के लिए बंद करने के लिए बुला रहे होंगे और कभी कभार कुत्तों के भौंकने की आवाज़ें आ रही होंगी। जब वह लुटेरे तेंदुओं से बचने के लिए रात की पहरेदारी के लिए बैठे रहे होंगे तो वो ज़रूर मेरी आवाज़ को सुन लेंगे। पर फिर भी ना कोई आवाज़ थी और ना ही कोई रोशनी। हवा थोड़ी तेज़ हो गई थी और जैसे जैसे वह पहाड़ से नीचे उतर रहा था हवा की आवाज़ अजीब सी हो रही थी। चांद निकलने में भी अभी देर थी, इसलिए नरेश रावत जब घर की ओर बढ़ रहा था तब तक पूरी तरह अंधेरा था। ये वो रास्ता था जिसे वह तब से जानता था जब से वह चलना सीख गया था, लेकिन फिर भी ये उसे थोड़ा अपरिचित लग रहा था। पर अभी भी गांव के कुछ लोग ऐसे थे जो अपने खेतों के पास ही घर बना के रहते थे और जो मुख्य गांव से काफ़ी दूरी पर थे। ये मुख्य रास्ता एक शख्स की टूटी फूटी झोपड़ी के ऊपर से गुजरता था। बारिश में छत टपकती थी क्योंकि उस किसान के पास नई स्लेट और टाइलें लगवाने के लिए पैसे नहीं होते थे और वो खेतों के पास रहता था, अपने खेतों के पास। सर्दियों में बर्फ़ सीधे छत से नीचे आ जाती थी और गर्मियों में मक्खियाँ और गर्मी के कारण अंदर सोना संभव नहीं था। नीचे देखते हुए नरेश रावत को रोशनी की एक पतली सी दरार दिखाई दी। उसने मन ही मन सोचा, आह कोई तो है। इसलिए वह वापस मुड़ा और उस शख्स के घर की ओर जाने लगा, यानी कि उस किसान के घर जो निचले रास्ते पर था। यह प्रकाश आशा की किरण थी नरेश रावत के लिए, किसी प्रकार के जीवन का संकेत था। झोपड़ी की ओर जाने वाले निचले संकरे दरवाजे के सामने खड़े होकर नरेश रावत सोच में पड़ गया कि अंदर कौन होगा। उसने उस शख्स को, उस किसान को आवाज़ दी और अंदर से एक आवाज़ आई जो उसे अंदर आने के लिए कह रही थी। वह मन ही मन खुश था। दरवाज़ा बहुत सकरा होने के कारण उसे अपना बस्ता उतारना पड़ा और उसने उसे बाहर ही छोड़ दिया और एक दीवार के साथ, यानी उस झोपड़ी की दीवार के साथ सटा के रख दिया। घर के बाहर जैसे भी झुका और अंदर गया, उसे एक बत्ती वाले दिए के पास एक आदमी बैठा हुआ दिखाई दिया, या कहा कि एक आकृति उसे दिखाई दी। उससे एक हल्की पीली रोशनी आ रही थी, लेकिन बाहर के अंधेरे के बाद उसमें एक अलग ही गर्मजोशी थी। कमरे में एक अजीब सी गंध आ रही थी, लेकिन उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। मगर वो जानना चाहता था कि उसका परिवार और बाकी लोग कहाँ हैं। तभी उसने पूछा, बाकी गांव वाले कहाँ चले गए, बाकी लोग कहाँ गए? सिपाही नरेश रावत ने पूछा। अंधेरे में दुबकी हुई आकृति की ओर से कोई उत्तर नहीं आया। नरेश रावत ने फिर दोहराया, लेकिन फिर भी कोई उत्तर नहीं आया। नरेश रावत ने उत्सुकता से फिर पूछा, आप कौन हैं? वह आकृति थोड़ी हिली और फिर किसी ऐसे व्यक्ति की तरह जो बहुत समय से बोला ना हो और जिसे अधिक बोलने की आदत ना हो, वह बोला, क्या ये आप हैं? ये कैसी आवाज़ थी जिसने नरेश रावत के दांत खट्टे कर दिए। उसकी रीढ़ में एक सिरहन दौड़ गई और उसकी पीठ के रोंगटे खड़े हो गए और फिर उसे कमरे में फैली गंध का एहसास हुआ। ये लाश और सड़न की गंध थी। बोलो यार, वो चिल्लाया, क्रोध में कम और घबराहट में अधिक। नरेश रावत चिल्लाया। तभी आकृति ने कहा, अरे डरो मत। तभी सैनिक ने उत्तर दिया, मैं डर नहीं रहा हूँ। हाँ, लेकिन आप तो वही हैं, आकृति ने उत्तर दिया। ये सुनकर नरेश रावत उस पर झपटा, लेकिन उसके हाथ में बस हवा ही लगी। क्योंकि नरेश रावत एक सैनिक था, इसलिए वो डरता नहीं था। वह आकृति अब दूर जा चुकी थी और अचानक उसके पीछे से उसे बेतहाशा भयानक हंसी की आवाज़ सुनाई दी जो कमरे और पूरे गांव में गूंज उठी। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। उस नौजवान सिपाही ने डर तो देखा था युद्ध का, लेकिन ये डर एक अलग तरह का डर था। अब वह पूरी तरह से ठंडा पड़ गया था। तभी दिया बुझ गया और झोपड़ी अंधेरे में डूब गई। सिपाही वहीं जड़वंत हो गया।
वह झोपड़ी से बाहर निकलना चाहता था, लेकिन उसका हाथ और पैर हिल नहीं रहे थे। आखिरकार उसे इस लकवे से बाहर निकलना था, और लाश और सड़न की बढ़ती दुर्गंध ने उसका दिमाग बिल्कुल सुन्न कर दिया था। कमरे में चारों तरफ बदबू फैल गई और वह मुश्किल से सांस ले पा रहा था। उसके पैर जैसे जम गए थे। वह फिर भी बड़ी मुश्किल से खड़ा हुआ और सिर झुकाए दरवाजे की तरफ बढ़ा। उसे बस कुछ ही कदम आगे जाना था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे वह मीलों दौड़ रहा हो। उसकी सांसें तेज़ और तेज़ हो रही थी, जैसे वो अभी बेहोश हो जाएगा। लेकिन थोड़ी देर बाद उसने खुद को पीठ के बल लिटाया। उसके ऊपर पहाड़ी पर चांद उग रहा था, वो ये देख पा रहा था। फिर भी वह दोबारा मुश्किल से खड़ा हुआ और फिर चारों ओर देखा। झोंपड़ी मौन गवाही दे रही थी। उसका झोला दीवार से टिका हुआ था, जहाँ उसने उसे छोड़ा था जब वो अंदर आया था। वह उसके पास गया और पानी से भरा अपना कैंट निकाला, लेकिन उसमें एक बूंद भी पानी नहीं था। अजीब बात है, उसने सोचा। उसने गांव पहुंचने से ठीक पहले एक झरने से उसे भर लिया था और थोड़ा ही पानी पिया था, तब भी ये खाली कैसे हुआ? तभी उस झोंपड़ी में से आवाज़ आई, प्यासे हो क्या? और वो आवाज़ गूंज गई। नरेश रावत का गला इतना सूख गया था कि वह कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। अचानक अंधेरे में एक हाथ आया, जिसके हाथ में एक तांबे का गिलास था, पानी से भरा हुआ। उसने वो हाथ नरेश रावत की तरफ कर दिया। चूंकि सिपाही नरेश रावत बहुत प्यासा था, इसलिए उसने जल्दी से उस गिलास को लिया और जी भरकर पानी पिया। फिर उसे अचानक भूख लगने लगी और फिर उस आवाज़ ने कहा, अब भूख लगी है क्या? आवाज़ फिर से गूंजी और इस बार सिपाही ने एक शब्द भी नहीं कहा। वह शुरुआती सदमे और डर से उबर चुका था। अब वह सोच रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। उसने अंधेरे में देखा, लेकिन कुछ नहीं दिखाई दिया। उसे बस किसी की तेज़ सांसों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। तभी पुनः आवाज़ आई, क्या तुम्हें अपनी माँ के हाथ का खाना नहीं चाहिए? सिपाही ने अब हिम्मत बढ़ाते हुए कहा, तुम कौन हो और क्या तुम मुझे खाना दे सकते हो? और आवाज़ ने कहा, रुको और देखो। कुछ ही मिनटों में घर के बने मक्खन में पकी हुई गर्मा गर्म रोटियां और हलवा तैयार हो गया और साथ में ताज़ा लस्सी भी। सिपाही ने अपने सामने बिछे बोझ को देखा और उसे लेने से खुद को नहीं रोक पाया, क्योंकि वह बहुत थका हुआ और भूखा था और उसकी मनपसंद चीज़ उसके सामने थी। आवाज़ ने कहा, भर पेट खाओ मेरे बेटे, भर पेट खाओ, कोई बात नहीं। सिपाही को इस प्रस्ताव के पीछे एक खतरा सा महसूस हुआ। जब तक उसे एहसास हो चुका था कि कुछ भयानक, कुछ गड़बड़ हो रही है, उसे अब भूख नहीं लग रही थी। वह बस उस भयावह जगह से दूर जाना चाहता था। वह सोच ही रहा था कि आगे क्या करे, तभी उसे अपनी गर्दन पर एक ठंडा चिपचिपा हाथ महसूस हुआ और आवाज़ उसे खाना ठंडा होने से पहले ही खा लेने के लिए उकसा रही थी। वो आवाज़ कह रही थी कि जल्दी खाओ वरना खाना ठंडा हो जाएगा। यह उसकी सहन शक्ति से बाहर था और वह भागते हुए घोड़े की तरह दौड़ पड़ा। वह खेतों में दौड़ा, एक छत से दूसरी छत कूदता हुआ, घुटनों तक ऊंची सरसों के बीच से एक बेतरतीब रास्ता बनाता हुआ, और उसके पीछे पीछे एक आदमी की उखड़ी हुई सांसें आईं जो उसका पीछा कर रही थीं, और ऐसा लग रहा था जैसे कोई लंगड़ा लंगड़ा के चल रहा हो। फिर आवाज़ आई, तुम ज़्यादा दूर नहीं जा पाओगे। मैं लंगड़ा हूँ तो क्या हुआ, तुम्हें जल्द ही पकड़ लूँगा मेरे बच्चे। मैंने कई दिनों से कुछ नहीं खाया है और मुझे ये पसंद नहीं कि मेरा खाना मुझसे दूर भाग जाए। और ये कहते ही वो भयानक हंसता चला गया। इससे सिपाही को जितनी तेज़ी से हो सके भागने की प्रेरणा मिली और वह बहुत बुरी तरह बेतहाशा भागता रहा। वह सरसों के खेतों से भागा और बीच बीच में एक छत से दूसरी छत पर छलांग लगाता रहा और हर समय वह आवाज़ उसका पीछा करती रही। उसने एक बार पीछे मुड़ के भी देखा तो उसे ऐसा लगा कि कोई लंगड़ा शख्स उसके पीछे जल्दी जल्दी भागता हुआ आ रहा है, लेकिन उसके छलांगे बहुत लंबी लंबी थी, यानी कि उस प्रेत की छलांगे बहुत लंबी थीं। सिपाही अब थक चुका था और भागते हुए उसे अपने छिपने की कोई जगह ढूंढनी थी। अब नरेश रावत को अपने पिता की एक पुरानी सीख याद आई कि जब भी कोई बुरी आत्मा, प्रेत या डायन तुम्हारा पीछा कर रही हो तो दौड़कर एक पास के ऐसे घर में घुस जाना जो नीम के पेड़ से सटा हुआ हो। तब ये दुष्ट प्राणी उस घर से डरेंगे और तुम्हें नुकसान पहुंचाने के लिए अंदर नहीं घुस पाएंगे। सिपाही को याद आया कि जहाँ वह था वहाँ से वो घर ज़्यादा दूर नहीं था। उसने दिशा तुरंत बदली और उस घर की तरफ दौड़ पड़ा।
जैसे ही वह उस घर के पास पहुंचा, उसके टखने पर एक मजबूत पकड़ महसूस हुई। अपनी आखिरी बची हुई ऊर्जा और गहरे डर के मारे उसने झटके से अपना पैर छुड़ाया और वह उस घर के अंदर घुसने में कामयाब हुआ। उसने अब दरवाज़ा अंदर से अच्छी तरह से बंद कर लिया और बाहर की बुराई से मुक्ति के लिए प्रार्थना करने लगा। वह खतरे से तो बाहर था, उसे ये मालूम था। अब उसकी एकमात्र जीवन रेखा थी ये घर। बाहर वो किसी ऐसे आदमी की गहरी सांसों की आवाज़ सुन सकता था जो बहुत दूर तक उसके पीछे दौड़ा हो। उसकी अपनी सांसें अब धीरे धीरे सामान्य होने लगी थीं, लेकिन अभी भी उसके अंदर डर कायम था। उसे अपने पिता की ये भी बात याद आई कि ये दुष्ट आत्माएं केवल रात ही में राज करती हैं और सुबह होते ही चली जाती हैं। वो जानता था कि उसे सुबह तक डटे रहना है, एक सिपाही की तरह। बाहर से आवाज़ आई, बेटा तुम ज़्यादा देर तक अंदर नहीं बैठ पाओगे, कभी तो तुम्हें बाहर आना पड़ेगा। अब गर्मी बहुत है, अब तुम्हें बाहर आ जाना चाहिए और बाहर की ठंडी हवा का आनंद लेना चाहिए। तब ये सिपाही नरेश रावत और भी डर गया। उस आवाज़ ने फिर कहा, अब बाहर आ भी जाओ ताकि मैं तुम्हें खा सकूं। बेटा शायद तुम्हें पता नहीं, मैं बहुत दिन से भूखा हूँ, अब बाहर आ जाओ ताकि मैं तुम्हें खा जाऊं। तब नरेश ने फिर से प्रार्थना करना शुरू किया और अब घर के अंदर एक जगह बैठ गया और उसने प्रार्थना की, अब मुझे निराश मत करो भगवान और मुझे इस दुष्ट आत्मा से बचाओ और इस प्रेत को यहाँ से हमेशा के लिए भगा दो। और इसी उम्मीद में कि शायद वह रात भर टिक जाए, बाहर से उसे अपने पीछा करने वाले की आवाज़ सुनाई दे रही थी, क्योंकि प्रार्थना से उस प्रेत को भी परेशानी हो रही थी। अब वो काम कर रहा था। अब वो इस घर के कूद कूद के चक्कर लगा रहा था, लंबी लंबी छलांगे एक मेंढक की तरह, और ये आवाज़ें काफ़ी भयानक आ रही थीं नरेश रावत के कानों में। नरेश रावत को उस घर में गर्मी तो लग रही थी, उसकी पूरे शरीर से पसीने टपक रहे थे, लेकिन उसने प्रार्थना करना नहीं छोड़ा। वो प्रार्थना करता चला जा रहा था और वो प्रेत पूरे घर के चारों ओर चक्कर लगा रहा था कूद कूद के। और फिर काफ़ी देर बाद, कई घंटों बाद, भोर की धुंधली रोशनी हुई और रोशनी में उसने उस घर के दरवाजे की धीरे धीरे चमकती हुई रूपरेखा देखी और बाहर एक भयानक चीख उठी जो पहाड़ी की चोटी के ऊपर तक गूंज गई। ये एक सिरहन पैदा करने वाली आवाज़ थी जो सिपाही की आत्मा को छू गई थी। उसने आवाज़ बंद करने के लिए अपने कानों पर हाथ रखे क्योंकि वो बहुत ही भयानक और तेज़ थी, लेकिन वह उसे अपनी हड्डियों में महसूस कर सकता था, बिल्कुल वैसे ही जैसे उस समय होता था जब वह तोपखाने की गोलाबारी के नीचे होता था। फिर अचानक सन्नाटा छा गया, इतना अचानक कि लगभग उसे अपने शरीर में दर्द महसूस हुआ। कहीं कोई कौवा बोला और वह बाहर निकलने की अब पूरी कोशिश करने लगा। उसने धीरे धीरे उस दरवाजे को खोला और वह बाहर आ गया। अब वो बाहर था। सुबह की मीठी पहाड़ी हवा में उसने अच्छी तरह से सांसें लीं। तब उसका शरीर कुछ शांत हुआ। नरेश रावत ने अपनी नसों और दिमाग को एक साथ समेटना शुरू किया। क्या ये कोई सपना था या कोई बुरा सपना? उसने अपने आप से पूछा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उसने अपने पैंट की तरफ देखा। वह सरसों के खेतों में दौड़ने से पीली पड़ी हुई थी। अपने अनुभव को और पुख्ता करने के लिए वह उसी झोंपड़ी की तरफ चल पड़ा जहाँ पर वो किसान रहता था। वह अब दरवाजे पर खड़ा था और उसने देखा कि उसका सामान अभी भी दीवार से टिका हुआ है। उसने हिम्मत जुटाई और उस गंदी झोपड़ी में दाखिल हुआ, फिर से बहुत हिम्मत करके, क्योंकि वो एक सिपाही था। छत की दरारों से सूरज की किरणें आ रही थीं। एक कोने में उसने सफ़ेद चादर से ढकी कोई चीज़ रखी देखी। उसने अपने बूट के पंजे से चादर का एक कोना उठाया तो देखा कि वो एक आदमी था, एक मरा हुआ आदमी, और उसकी गंध से लग रहा था कि वह काफ़ी समय से मरा हुआ है। उसने चादर को तब तक और ऊपर उठाया जब तक कि उसका पूरा शरीर उसके सामने नहीं हो गया और उसने पाया कि उसकी एक टांग नहीं थी। वह लाश पूरी तरह से बिना कपड़ों की थी और सरसों के खेतों में दौड़ने से उसके एक आधा और एक पूरा पैर पीले पड़े हुए थे।
तो फ्रेंड्स, ये थी कहानी द लेम फैंटम ऑफ द अबैंडन विलेज। ये कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन प्रेस करना भी ना भूलें। डियर फ्रेंड्स, मेरे और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे, उन्हें भी अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर एंजॉय कीजिए। फ्रेंड्स, अब आप महज सब्सक्राइबर्स नहीं, फैमिली हैं। तो आपकी बहुत अच्छी सेहत और ब्राइट फ्यूचर की कामना के साथ मैं लेता हूँ आपसे विदा। मिलते हैं आप सब लोगों से मेरे अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।